वी आकार की नदी घाटी और यू आकार की हिम घाटियाँ किस हिमालय में मिलती है? तो ये लघु हिमालय में मिलते हैं। तो यहाँ ध्यान रहे, आ जाए नदी घाटी की आकृति कैसी होती है, तो वो इंग्लिश के लेटर वी की तरह है। और जो ग्लेशियर है, हिमनद, हिम घाटी की आकृति कैसी होती है, इंग्लिश लेटर यू की तरह है। और यह भी ध्यान रहे कि नदी घाटी जो वी आकार की है, इसका निर्माण नदी के अपर्दन से होता है, इरोजन से। और ग्लेशियर हिमनद के अपर्दन से यू आकार की हिम घाटी का निर्माण होता है। और ये लघु हिमालय में मिलते हैं। अपर्दन अर्थात इरोजन, जिसमें कटाव छटाव जो होता है ना, मिट्टी के पत्थर के कणों का, उसको हम बोलते हैं इरोजन, अपर्दन। मिसमी, पटकाईबुम और नागा पर्वत श्रेणियाँ ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत म्यांमार सीमा पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। विभिन्न नदियों ने हिमालय क्षेत्र को 4 प्राकृतिक भागों में उनको विभाजित कर रखा है। तो वे कौन कौन से भाग हैं और किन किन नदियों के बीच स्थित हैं? जैसे आपको प्रश्न आएगा कि कश्मीर या पंजाब हिमालय ये किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। तो पंजाब हिमालय या बोलिए कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता, इन 2 नदियों के बीच। असोम हिमालय, असोम जिसका नाम था पहले असम, तो वो असोम हिमालय तिस्ता और दिहांग, इन 2 नदियों के बीच ये है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है टेथिस भूसन्नति से हुई है। टेथिस, ध्यान रहे, आता है ना प्रश्न कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर पहले क्या था? तो वहाँ पर पहले टेथिस नाम का सागर था। तो उसी के जो अवसाद थे, गाद थे, वो धीरे धीरे जमा होते गए, उनमें वलन पड़ा और वही वलन पड़ने से, फोल्डिंग होने से हिमालय पर्वत की उन्नति हुई। इसीलिए हिमालय पर्वतमाला जो है वो वलित या मोरदार पर्वत है। तो आपको ऐसे भी आ जाए कि हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित या मोरदार पर्वत है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। तो आपको ध्यान रहे भाई, ये हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा या गौरी शंकर। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा, या आपको बोल दे तिब्बती भाषा में जो माउंट एवरेस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा मतलब होता है पर्वतों की रानी। हिमालय का पाद प्रदेश, फुट हिल रीजन्स, किसको बोलते हैं? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक को बोलते हैं। या इसी प्रश्न को चेंज कर दे कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी भारत में कौन सी है? सबसे प्राचीन, आपको ऑप्शन दे दे, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन है अरावली। इसलिए अरावली जो है सबसे सर्वाधिक प्राचीन वलित या मोरदार पर्वत है, जो अब घिस पीट कर अवशेष के रूप में रह गया है। इसीलिए अब ये अवशेष के रूप में रह गया है, इसलिए इस अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट भी बोलते हैं। तो मतलब यह हुआ कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली। इस अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू में, राजस्थान में। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है।
अरावली श्रेणी का विस्तार जो है ना, ये गुजरात में पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। 800 किलोमीटर में अरावली का विस्तार है, तो ये ध्यान रहे। और एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि इनमें से, अभी ऑप्शन देंगे आपको, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन दिया हुआ है अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इसमें अजंता है जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में है, बाकी सबका विस्तार कई राज्यों में है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको आएगा, इसलिए उन पर्वत श्रेणी कौन कौन से किस राज्य में है ये ध्यान रखना पड़ेगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, 8598 मीटर है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन से है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो वो है हिमालय सबसे नवीनतम है। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है? तो वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। विंध्याचल किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अत्यधिक प्राचीन व घर्षित मोड़दार या वलित बोले एक ही बात है, तो बहुत ही पुराना घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है, लगभग 1050 किलोमीटर तक, 1050 किलोमीटर तक। विंध्याचल की औसत ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न आपको आ जाए तो ये है 700 से 1200 मीटर औसत ऊंचाई। सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुड़ा है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है सतपुड़ा। सतपुड़ा के दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियां हैं। मतलब आपको आ जाए कि जो सतपुड़ा है ना, किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती। सतपुड़ा श्रेणी में सम्मिलित हैं कौन कौन सी पहाड़ियां? राजपीपला पहाड़ियां जो गुजरात में है, महादेव पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है, मैकाल श्रेणी जो छत्तीसगढ़ में है। तो सतपुड़ा श्रेणी में ये सब है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? तो सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर ऊंची चोटी है ये धूपगढ़। पंचमढ़ी जो कि पड़ता है होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में, तो पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित है ये पंचमढ़ी, हिल स्टेशन पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। और जो अमरकंटक है, यहाँ पर सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम है। तो आ जाए, सोन और नर्मदा इन दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक में है। पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन आ जाए, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो है वो वास्तविक में एक पर्वत नहीं है, एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितना है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार
ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। तो सह्याद्री पश्चिमी घाट का ही एक नाम है, ये ध्यान रहे। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। पर्वतीय नगर उटक मंडलम या ऊटी किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर है, ये तमिलनाडु में। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार किस रूप में है? तो अन्नामलाई एवं कार्डेमम पहाड़ी के रूप में है नीलगिरी का। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है अनाईमुड़ी। ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी है दोदा बेटा। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत पर केरल में स्थित है। तो आ जाए कि अनाईमुड़ी जो है ये किस पर्वत पर है, श्रेणी पर है? अन्नामलाई केरल में। कोडाई कनाल तमिलनाडु में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कनाल। और ध्यान देंगे, आप यह भी ध्यान रखेंगे, आपको दक्षिण भारत में जो वो क्रमशः पहाड़ियाँ हैं, बोले सबसे उत्तर कौन सी हैं, सबसे दक्षिण कौन सी है, उत्तर दक्षिण क्रम क्या है, दक्षिण उत्तर क्रम क्या है, ऐसे भी आ जाए। तो अब ध्यान कर लेंगे इसको अच्छे से कि हम अगर चलेंगे उत्तर से तो नीलगिरी, दोदा बेटा, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, कार्डेमम हिल। कार्डेमम मतलब होता है इलायची। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। और दक्षिण से आएंगे तो फिर इसको उलट कर दीजिए आप। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे का नाम क्या है? थाल घाट, भोर घाट जो महाराष्ट्र में है, और पाल घाट केरल में। तो पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग भी और सड़क मार्ग भी गुजरते हैं। पाल घाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर ये दोनों रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। पूर्वी घाट का विस्तार कितना है? महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 615 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है जिंदगाड़ा। जिंदगाड़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है, इसलिए कई बार इसको विशाखापत्तनम चोटी भी बोल देते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध मेलागिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम हिल। गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। आपको ध्यान, गिर अभ्यारण्य
एशियाई एशियन टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, वो भी यहीं पर है। छोटा नागपुर पठार क्या है? आपको ऑप्शन देगा, एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। संप्राय भूमि, संप्राय मैदान, ये क्या होता है? जिसको बोलते हैं पेनी प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो नदी के अपर्दन से, इरोजन से निर्मित स्थल स्वरूप ये संप्राय मैदान होता है, जिसकी संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है। और ध्यान देंगे भाई, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, भारत का रूर, क्योंकि ये कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए, आयरन ओर्स के लिए, ऐसे खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार। इसलिए इसको बोलते हैं भारत का रूर। जैसे रूर है वहाँ जर्मनी में, वैसे ये प्रसिद्ध है यहाँ पर। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पारसनाथ। पाटभूमि, पाटभूमि पाई जाती है छोटा नागपुर में। ध्यान देंगे, ये पाटभूमि, पाटभूमि बोलते हैं उसको जो कि घिसने पिटने के बाद फिर से उसका उभार हो जाता है और फिर से वो उबड़ खाबड़ पहाड़ी चोटी के रूप में बन जाते हैं, उनको बोलते हैं पाटभूमि। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये मेघालय में स्थित है। अब एक प्रश्न ऐसे आया था कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत इनमें से कौन से हैं? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। तो ध्यान रहे, उत्तर पश्चिम में है अरावली। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय ये तमिलनाडु में है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, कौन है? विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल, अरावली। पीछे आप देख चुके थे सतपुड़ा। और अभी आप देखा ना, ये गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय में है, ये पहाड़ियाँ किनके अंग हैं? ये दक्षिणी प्रायद्वीप का अंग है, दक्षिणी प्रायद्वीप का ही अंग है ये। उत्तर भारत का विशाल मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इनके अवसाद से बने हैं इसलिए। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? जलोढ़ अवसादों से हुआ है। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी होता है ना, एलुवियल सॉइल, उनसे जो नदियाँ लाती हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर तक विस्तार है। 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और 3200 किलोमीटर तक इनका विस्तार है। भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सभी किन क्षेत्रों में मिलते हैं? ये मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं, मैदानी हिस्सों में मिलते हैं। भाबर प्रदेश कहाँ पर मिलता है? ये शिवालिक की तलहटी में सिंधु एवं तीस्ता के बीच अविच्छिन्न रूप से भाबर प्रदेश मिलते हैं। भाबर प्रदेश का निर्माण किसके फलस्वरूप हुआ है? तो हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी अर्थात कंकड़ एवं पत्थर के निक्षेपण, डिपोजिशंस के फलस्वरूप हुआ है भाबर प्रदेश का निर्माण। भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो नदियाँ लाती है ना, वो डिपोजिशन के फलस्वरूप, तो इससे जलोढ़ पंख भी बोलते हैं। और ध्यान रहे, भाबर के मैदान में पारगम्यता अधिक होने कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती है। तो आ जाए कि मैदानी प्रदेश में नदियाँ कहाँ होती हैं विलुप्त? तो भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त होती हैं। फिर ऐसी भी आ जाए कि भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है, निकल जाती है। वो किस क्षेत्र में, किस प्रदेश में? तो तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश में ये पुनः प्रकट हो जाती है। तराई प्रदेश का विस्तार
भाबर प्रदेश से सटकर दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। तराई क्षेत्रों में निर्मित दलदली भाग को किस नाम से जानते हैं? तो तराई क्षेत्र में निर्मित दलदली भाग जो है ना, इसे बिल कहते हैं। बांगर क्या है? बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। नदियां जो लाती है जलोढ़ मिट्टी, वो प्राचीन जो पुराना हो गया उसको बोलते हैं बांगर। तो ये थोड़े ऊंचे वाले भाग होते हैं जहाँ नई मिट्टी नहीं जा पाती है, इसलिए बांगर जो होते हैं वो कम उपजाऊ वाला क्षेत्र हो गया। बांगर का विस्तार कहाँ पर मिलता है? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मिलते हैं। बांगर का विस्तार। खादर क्या है? तो नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत ये नीचा मैदानी प्रदेश है। तो खादर वह क्षेत्र है जहाँ नदियाँ बराबर ला के मिट्टी डालती है, बिछाती है जलोढ़ मिट्टी, और इसलिए ये उपजाऊ होता है। खादर का विस्तार कहाँ पर मिलता है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में इनका विस्तार है। मध्य गंगा के मैदान में नदियों के निकट समानांतर रूप में स्थित निम्न भूमि जो वर्ष के अधिकांश महीनों में जलमग्न रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें टाल भूमि या चौड़ी भूमि के नाम से जानते हैं। इन्हें हम टाल भूमि या चौड़ी भूमि के नाम से भी हम जानते हैं इनको।